तो अब हम हमारा अगला टॉपिक करने जा रहे हैं सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप। ठीक है, सिटीजनशिप कैसे मिलती है? ये मिलती है बाय बर्थ। ठीक है, अगर आपका जन्म इंडिया के अंदर हुआ है तो बाय बर्थ आप ऑटोमेटिक आप इंडिया के सिटीजन बन जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका जन्म भारत में नहीं हुआ तो लेकिन आप यहाँ की सिटीजनशिप चाहते हैं तो आप अंडर लॉ के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं भारत की सिटीजनशिप के लिए। तो भारत का सिटीजन बनने के दो तरीके हैं, एक है ऑटोमेटिक बाय बर्थ आपको मिल जाता है, दूसरा अगर आपका जन्म यहाँ नहीं हुआ लेकिन फिर भी आप कुछ टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, आप चाहते हैं आगे सिटीजनशिप, तो आप बाय लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास? अगला इसका है रेजिडेंटशिप। अगर मुझे इंडिया का रेजिडेंट बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेजिडेंट बनने के लिए इंडिया के अंदर मुझे 1 साल या उससे ज़्यादा रहना होगा। अगर मैं इंडिया के अंदर 1 साल या उससे ज़्यादा रहती हूँ और मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में रहता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं, अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन, तीनों चीज़ अगर इंडिया के अंदर होती है तो मैं क्या कहलाऊंगी? इंडिया की रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट में क्या है? 1 साल या उससे ज़्यादा रहना है और मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी कंट्री में होना चाहिए। ओके, तो जैसे देखो ऐसा भी होता है, जैसे अक्षय कुमार को हमने देखा है, अक्षय कुमार सिटीजन वो कनाडा के हैं लेकिन वो रेजिडेंट कहाँ के हैं? वो इंडिया के हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि हम सिटीजन एक कंट्री के और रेजिडेंट दूसरी कंट्री के हैं। देखो आगे हम करने जा रहे हैं टैक्स। टैक्स आप लोगों को पता है किसे बोलते हैं? कंपल्सरी पेमेंट है जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है अंडर अ लॉ। ठीक है, लॉ में लिखा है तो हमें टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अगर ब्रॉडली हम टैक्स को क्लासीफाई करें तो टैक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो अगर हमें पहचान करना है तो हम कैसे पहचान करें कौन सा टैक्स डायरेक्ट है और कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट है? ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स किसे हम बोलते हैं? अगर जिसके ऊपर टैक्स लेवी हुआ है और जो टैक्स पे कर रहा है, अगर वो सेम पर्सन है। ठीक है, अगर मेरे ऊपर टैक्स चार्ज किया है गवर्नमेंट ने और मैं ही पे कर रही हूँ तो वो डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट क्या है? अगर टैक्स चार्ज तो मेरे ऊपर हुआ है लेकिन पे बेटा आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब टैक्स किसी और के ऊपर चार्ज हो और पे कोई और करे, तो इन दैट सिचुएशन कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो अच्छा ऐसा भी होता है कि चार्ज किसी और के ऊपर हो, कमाए कोई और, पे कोई और करे। यस होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गुड्स एंड सर्विसेज, क्या जितनी भी गुड्स हैं, आप जितना भी सामान खरीदते हो, आप बाजार से कुछ भी सामान खरीदो, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, बाजार से आप कोई भी सामान खरीदो उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हो। ठीक है, गवर्नमेंट चार्ज किससे करती है? गवर्नमेंट चार्ज कंपनी से करती है ना, और कंपनी प्रॉफिट कमा रही, लेकिन जो टैक्स है, टैक्स किसे पे करना पड़ता है? कंज्यूमर्स को पे करना पड़ता है। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। और इसमें आपने देखा भी होगा इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि आपने देखा होगा इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सारे टैक्स चार्ज होते हैं। ओके, पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, एक्साइज थे, वैट थे, बहुत सारे टैक्स थे, है ना, लेकिन अब सारे टैक्सों को मिला करके एक टैक्स कर दिया है जीएसटी। लेकिन किसी किसी किन्हीं किन्हीं चीज़ों पे आज भी एक्साइज और वैट चार्ज होता है। ठीक है, तो अगला हम कर रहे थे डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर चार्ज होता है? इंडिविजुअल और कंपनीज के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर चार्ज होता है? इंडिविजुअल एंड कंपनीज के ऊपर जो डायरेक्ट टैक्स है वो चार्ज होता है। ठीक है, इनकम टैक्स है, मतलब जैसे कि मेरा कोई बिजनेस है, मैं उससे जो भी मेरी इनकम होगी उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। ठीक है, अब कंपनीज होती हैं, कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज करती है। ठीक है, मतलब जो उसको कंपनीज को प्रॉफिट होगा उसके ऊपर कंपनी से गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स लेगी, और जो वो सामान बेच रही है गुड्स एंड सर्विसेज उसके ऊपर कंज्यूमर से गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट के अंदर हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन टैक्स है,
बहुत सारे टैक्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में जो भी आपको टैक्स, अगर आपको डायरेक्ट टैक्स आ जाए क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, तो आपको ये इग्नोर करना है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। तो हमारा पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स पे, ठीक है। कहते हैं जब सामान मार्केट में आता है तब, ठीक है। तो अगर हम देखें जब सामान हमारा फैक्ट्री के अंदर होता है तो उसके अंदर टैक्स इंक्लूड नहीं होता है ना। लेकिन जब हम मार्केट से सामान खरीदते हैं, शॉप से सामान खरीदते हैं, तो उसके अंदर टैक्स इंक्लूड होता है। तो एमपी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, एमपी। एमपी वो प्राइस है जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड होता है। फैक्टर कॉस्ट एफसी वो प्राइस है जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड नहीं होता, ओके। इसीलिए जब हम एफसी से एमपी में जाएंगे, क्या करेंगे, जब हम एफसी से एमपी के अंदर जाएंगे तो हम टैक्स प्लस करेंगे। गवर्नमेंट ने अपना एनआईटी, अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकाला था, जितना भी टैक्स के थ्रू पैसा आया उसमें से सब्सिडीज को घटा दिया था, इससे हमारा एनआईटी आया था, है ना। अब हमें एमपी से एफसी में जाना है, एफसी में जाने के लिए उसमें टैक्स नहीं होता तो टैक्स हम माइनस कर देंगे इसमें से, ओके। है जो कमाई हुई है, ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो फ्री फंड में हमें मिली हुई है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम क्या होती है, इट इज इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे हम बोलते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना। तो लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये सब चीज जो कमाई हुई इनकम है वो क्या है, फैक्टर इनकम होती है। जो बिना कमाई मिली उसे ट्रांसफर इनकम हम बोलेंगे। फैक्टर इनकम एक बायलैटरल इनकम होती है, टू साइड, मतलब मैंने कुछ काम किया तो मुझे बदले में इनकम मिली। लेकिन ट्रांसफर इनकम इसके अपोजिट वन साइडेड होती है, यूनिलैटरल है, क्योंकि भैया सिर्फ मिली काम धंधा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, जो कमाई हुई इनकम होगी वही नेशनल इनकम में आएगी, ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं आएगी। एक एग्जांपल जैसे पॉकेट मनी है, आपको पेरेंट्स ने फ्री फंड में आपको पॉकेट मनी दे दी, आपने कमाया नहीं है उसे, ठीक है। तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगी। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब आपके पापा ने या मम्मी ने वो पैसे कमाए होंगे तो ऑलरेडी वो एनआई के अंदर आ चुकी है, तो 2 बार उन्होंने आपको दिए तो 2 बार नहीं इंक्लूड करेंगे। इसीलिए से फैक्टर इनकम, सिर्फ कमाई हुई इनकम ही नेशनल इनकम का पार्ट बनती है, ओके। तो वही एग्जाम्पल जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके ट्रांसफर इनकम में ओल्ड एज पेंशन है, जैसे कोई पर्सन है, बूढ़ा हो गया है, कुछ काम नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट बोलती चलो हाँ भाई इसको हम पेंशन, ओल्ड एज पेंशन दे देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं आपने कुछ काम किया है, जस्ट गवर्नमेंट ने आपको वन साइडेड दे दिया है। स्कॉलरशिप, आपके अच्छे नंबर आए, स्कूल वालों ने आपको स्कॉलरशिप दे दी, तो ऐसा नहीं आपने कुछ काम करा है, ठीक है। बस आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप भविष्य में और अच्छा करें, इसीलिए स्कूल वालों ने आपको स्कॉलरशिप दे दी है। तो ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल हैं। तो अगला हमारे पास क्या है, गुड्स। देखो, गुड्स को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक है फाइनल गुड और दूसरा हमारे पास है इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। तो कैसे पता करें कि फाइनल गुड, इंटरमीडिएट, से अब कॉटन है, अब वो फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड, तो मतलब वो उसके यूज पर डिपेंड करेगा, जैसा जिसका इस्तेमाल वैसा वो गुड, ठीक है। अगर कोई भी गुड कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज होगा, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो वो फाइनल गुड है। लेकिन अगर कोई गुड अगर रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होगा तो वो इंटरमीडिएट गुड है, ओके। तो इसको हम बेटर समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ओके। जैसे देखो, ये अंकल जी क्या कर रहे हैं, अंकल जी कॉटन से फैब्रिक बना रहे हैं, जैसे कि हमें पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपने, देखो कॉटन है, कॉटन अगर आपने नीचे स्टोर पे गए, रिटेल शॉप पे गए, स्टोर पे गए, कॉटन जाके खरीद लिया अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो ये एक फाइनल गुड है, ठीक है। अब अंकल जी ने ये कॉटन से फैब्रिक बनाने के लिए ये प्लांट खरीदा है, मशीनरी जो है ये खरीदी है, ठीक है। तो ये प्लांट इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो ये फाइनल गुड हो जाएगा, ठीक है। अगला है रीसेल के लिए, से किसी होलसेलर ने या रिटेलर ने खरीदा है ताकि इसे वापस वो बेच सके, ठीक है। तो अगला क्या है, रीसेल है। रीसेल किसे बोलते हैं, समझो किसी होलसेलर ने क्या किया है, कॉटन खरीदा है ताकि उसे वापस रीसेल कर सके, बेच सके, तो इसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। अगला है फर्दर प्रोडक्शन, मतलब फर्दर प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे इन अंकल जी ने क्या किया है, कॉटन खरीदा है
ताकि वो इसका फैब्रिक बना सके। तो फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए इन्होंने ये कॉटन खरीदा है, तो इसे हम इंटरमीडिएट गुड बेचेंगे। मतलब आपने खरीदा है ताकि आप बेचना चाहते हैं या और फर्दर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन अगर आपने खरीदा है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो फाइनल गुड है, एज सिंपल। ठीक है। अगला हमारे पास है गुड्स यूज्ड इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड। थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना। ठीक है। जैसे इन अंकल जी ने कॉटन खरीदा, से 100 kg अंकल जी ने कॉटन खरीदा ताकि वो फैब्रिक बना सके। तो 80 किलो तो अंकल जी ने क्या किया, इस साल मतलब 80 किलो कॉटन का उन्होंने फैब्रिक बना दिया, लेकिन 20 किलो कॉटन अभी बचा हुआ है। ठीक है। तो जो 20 किलो कॉटन अगले साल के लिए चला गया, मतलब इस साल नहीं इस्तेमाल हुआ, ठीक है, वो फाइनल गुड हो जाएगा। मतलब इंटरमीडिएट गुड वही रहेगा। अगर आपने उस इंटरमीडिएट गुड को उसी साल इस्तेमाल कर लिया है तब तो वो इंटरमीडिएट गुड है, लेकिन अगर वो अगले साल के लिए चला गया है तो वो फाइनल गुड हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अब देखो यहाँ पे जो हमने देखा था कि फाइनल गुड वो होते हैं जो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं। ठीक है। तो जो गुड कंजम्पशन के लिए यूज करे जाते हैं उसे बोलते हैं कंज्यूमर गुड। जो गुड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करे जाते हैं, जैसे नकल जी का प्लांट मशीनरी, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल गुड। ओके। अब देखो जो कंज्यूमर गुड है, जो गुड हम यूज करते हैं, वो प्रकार प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या है, ऐसे गुड जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्रिज, मतलब बार बार बहुत टाइम तक हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल गुड। जैसे फ्रिज है, टीवी है, इन्हें हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, बहुत टाइम तक इन्हें यूज करते हैं, तो ये होते हैं ड्यूरेबल गुड। अगला है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल मतलब कुछ ऐसे गुड्स जिनका इस्तेमाल हम कुछ टाइम पीरियड तक करते हैं, फिर वो या टूट जा रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं, कुछ भी हो। जैसे फोन है, फोन 2 साल 3 साल 4 साल हम इस्तेमाल करेंगे, फिर ये हैंग होने लग जाएगा, हम चाह के भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, राइट। क्रॉकरी है, टूट गई, कपड़े हैं, अब हम चेंज कर लेंगे उसे, है ना। तो इन्हें हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होती हैं। ओके। अगला हमारे पास है नॉन ड्यूरेबल गुड। मतलब आपने खाया और खत्म, यूज किया और खत्म, सिंगल एक्ट ऑफ, आपने पिज्जा खाया और खत्म, चाय पिया और खत्म, ये है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अगला है सर्विसेज। सर्विसेज क्या है, दे कैन नीदर बी सीन नॉट टच। जैसे कि आपने फोन में देखो, फोन में इंटरनेट चल रहा होगा, यू कैन नॉट टच द इंटरनेट, नॉट सी द इंटरनेट, बस यू कैन फील कि हाँ इंटरनेट है। आप अगर टच करोगे तो अपनी आपके मोबाइल की स्क्रीन है जिसे आप टच कर रहे हो। ओके। अगला हमारे पास क्या है, कैपिटल गुड। कैपिटल गुड वो होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज होते हैं, जैसा कि वो अंकल जी कॉटन से फैब्रिक बना रहे थे। ओके। तो एग्जाम्पल तो आपको पता ही है। जो कैपिटल गुड है उसकी डिमांड जो होती है वो डिराइव्ड डिमांड होती है। डिराइव्ड मतलब क्या होता है, वो डिपेंड करती है कंज्यूमर गुड के डिमांड पे। लोग जितना ज्यादा कॉटन के कपड़े यूज करेंगे, कॉटन के कपड़े खरीदेंगे, उतना ज्यादा वो अंकल उस मशीनरी को खरीदेंगे कॉटन के कपड़े बनाने के लिए, है ना। तो इसीलिए जो कैपिटल गुड है उसकी डिमांड कैसी होती है, डिराइव्ड होती है, डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड। और जो कंज्यूमर गुड की डिमांड है वो डायरेक्ट है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, देखो जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और दूसरा है रिपीटेडली यूज प्रोड्यूसर गुड। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो क्या है, ये अंकल जी कॉटन से फैब्रिक बना रहे हैं। तो एक तो ये कॉटन का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा मशीनरी जो ये है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो जो कॉटन क्या है, कॉटन क्या है, कॉटन सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है ना। और जो प्लांट है, प्लांट क्या है, वो रिपीटेडली यूज प्रोड्यूसर गुड है। ठीक है। तो जितने भी जिन गुड्स को प्रोड्यूसर जिन गुड्स को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं उसे कैपिटल गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। लेकिन जो ये कॉटन है, एक बार यूज किया और खत्म हो गया, इसे कैपिटल गुड नहीं बोलेंगे। सिर्फ ऐसे गुड जो जिनका इस्तेमाल प्रोड्यूसर बार बार कर पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड बोलते हैं। ठीक है।
तो प्रोड्यूसर गुड तो दोनों है, सिंगल कॉटन भी है, प्लांट भी है, लेकिन सिर्फ प्लांट जो गुड प्लांट ही है जो कैपिटल एसेट है, जिसका इस्तेमाल हम बार बार करते हैं, जिसका इस्तेमाल प्रोड्यूसर बार बार करता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं सारे के सारे कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं, जैसे कि कॉटन कैपिटल गुड्स नहीं है, पर जितने भी कैपिटल गुड होते हैं जैसे कि प्लांट, वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। ओके, आगे इन्वेस्टमेंट हम किसे बोलते हैं, जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं उसकी टोटल जितनी भी कीमत होती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जैसे कि जब मैंने फोन खरीदा उसका प्राइस कितना था, 20,000 था, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट किसे बोलेंगे हम, जैसे कि अभी अगर मैं इस फोन को सेल करना चाहूँ तो कितने का बिकेगा, से ये फोन बिकता है 10,000 का। ठीक है, फोन कितने का बिकता है, फोन बिक जाता है 10,000 का। एक मिनट, तो फोन बिक जाता है ये 10,000 का, है ना। तो बात ये है, जो ये कमी आई है 10,000 की, ये कैसे आई है। ठीक है, तो ये जो 10,000 गिरावट हुई है एसेट की वैल्यू में, जो 10,000 गिरावट हुई है, इसे ही क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हो है, टोटल वैल्यू, किसी भी चीज की टोटल वैल्यू। जैसे कि फोन है, फोन कितने का था, 20,000 का, लेकिन अभी इसका प्राइस कितना है, 10,000 है। तो जो वैल्यू कम हुई है ये इसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है, इसलिए ये बड़ा है, ग्रेटर कॉन्सेप्ट है। और जो नेट इन्वेस्टमेंट है इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता, इसलिए स्मॉलर है। ठीक है, ग्रेटर में जाने के लिए, ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, और नेट में जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ओके, आगे अब समझते हैं आखिर डेप्रिसिएशन क्या होता है। आपको पता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो वैल्यू, किसी भी चीज की जो कीमत है वो डेप्रिशिएट किन किन रीजन से होती है। पहला है नॉर्मल वियर एंड टियर। हम किसी भी चीज, मैं फोन का इस्तेमाल मैं करती आ रही हूँ, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसमें घिसावट, उसमें कुछ ना कुछ पुराना होता जाएगा वो फोन, है ना। तो वो क्या है, नॉर्मल वियर एंड टियर। अगला है क्या है, पैसेज ऑफ टाइम। अगला क्या है, पैसेज ऑफ टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ भी किसी भी चीज की कीमत कम हो जाती है। जैसे आपने आपने आपकी क्लास 12 थी, आपने फोन परचेज किया था, आपकी मम्मी ने फोन डब्बे समेत फोन अलमारी में रख दिया, आपने यूज ही नहीं किया उसे। लेकिन जब आप कॉलेज में आए तो आपने सोचा मैं इस फोन को सेल करके मैं दूसरा खरीद लेता हूँ, है ना। तब भी आप नोट करेंगे कि जो फोन है इसकी कीमत में कमी आ गई है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम भी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है। अगला है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस किसे बोलते हैं, कि हमें पता ही होता है, एक्सपेक्टेड। आप जब ये कोई भी हम फोन लेते हैं, हमें पता होता है कुछ टाइम बाद इसका अपडेटेड मॉडल आने वाला है। ठीक है, इसे बोलते हैं। और जैसे ही उसका अपडेटेड आ जाएगा वैसे ही पुराने वाली कीमत कम हो जाती है, तो इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। मतलब निकाल सकते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी और अपडेटेड टेक्नोलॉजी आने के कारण जो पुराना वाला होता है उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। ओके, तो डेप्रिसिएशन वैल्यू, किसी भी एसेट की कीमत कम हो सकती है 3 रीजन से। पहला है नॉर्मल वियर एंड टियर, दूसरा है पैसेज ऑफ टाइम, तीसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। देखो, दूसरा एक चीज और होती है, एक होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। वो क्या होता है, जिसका हमने एक्सपेक्ट नहीं, से आप जा रहे हो आपका फोन कोई मतलब जेब से निकाल के भाग गया, आपने सोचा नहीं था, तो इसे क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, अब फैक्ट्री है, उसके अंदर आग लग गई, भूकंप आ गया, उसमें लॉस हो गया, तो ऐसे जितने भी लॉस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस।